देखो आज का जो टॉपिक है वो है वर्णमाला। ठीक है, और वर्णमाला पे अगर हम बात करें तो वर्णमाला पहली चीज कहते हैं किसे? तो वर्णमाला किसे कहते हैं? वर्णों के व्यवस्थित क्रम। किसे? वर्णों के व्यवस्थित क्रम को क्या कहा जाता है? वर्णमाला कहा जाता है। अब मेरी पहली चीज आती है वो है वर्ण। वर्ण में अगर हम बात करें तो वर्ण या अक्षर किसे कहते हैं? क्योंकि हमने बात करी है वर्णमाला वर्णों के व्यवस्थित क्रम को कहा जाता है। तो वर्ण या अक्षर कहते किसे हैं? जिनको तोड़ा ना जा सके उन्हें क्या कहा जाता है? वर्ण कहा जा सकता है। अक्षर मतलब जिनका चरण ना किया जा सके, तो इनको वर्ण अगर हम कहें तो वर्णों को क्या नहीं करा जा सकता? तोड़ा नहीं जा सकता। ठीक है, जिन्हें तोड़ा ना जा सके, जिन्हें तोड़ा ना जा सके उसे क्या कहा जाता है? उसे हम क्या देते हैं? वर्ण। पहली चीज हो गई। इसके बाद अगला, अगर मैं कहूं भाषा के लिखित रूप की सबसे छोटी इकाई किसे कहा जाता है? तो भाषा के लिखित रूप की सबसे छोटी इकाई किसे कहा जाता है? वर्ण को कहा जाता है। भाषा के लिखित रूप की सबसे छोटी इकाई। सीधा सीधा क्वेश्चन पूछ लेता है कभी कभार कि भाषा की सबसे छोटी इकाई किसे कहा जाता है? तो वो भी किसे कहा जाता है? वर्ण। पर मेनली हम क्या करते हैं? लिखित रूप की बात करते हैं। तो अगर मैंने तुम लोगों को बताया था कि भाषा जो होती है उसे हम कितने प्रकार से देखते हैं? 3 प्रकार से। एक होती है मौखिक भाषा, एक होती है लिखित भाषा और एक पे होती है सांकेतिक भाषा। इस तरह से हम क्या करते हैं? डिफाइन करते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? जो हम बात कर रहे हैं लिखित भाषा की, ठीक है, लिखित भाषा की सबसे छोटी इकाई किसे कहा जाता है? तो वो क्या हो जाएगा? याद रखना, वर्ण। ठीक है, इसके बाद अगला आ जाता है कि मैंने दूसरा टाइप बताया था मौखिक भाषा। भाषा की जो मौखिक भाषा है उसकी सबसे छोटी इकाई किसे कहा जाता है? ध्वनि को कहा जाता है। तो कभी कभार पूछ ले मौखिक भाषा, मौखिक भाषा के मौखिक भाषा की सबसे छोटी इकाई किसे कहा जाता है? तो वो किसे कहा जाता है? ध्वनि। अब देखो वर्ण किसे कहते हैं और ध्वनि कैसे कहते हैं, तो दोनों में हमें डिफरेंस पता होना चाहिए। जैसे मैंने तुम्हारे सामने लिखा है एक शब्द कमल। कभी कभार जैसे यूपी पुलिस में तुम्हारा खास तौर से पूछा जाता है कि इसका वर्ण विच्छेद कीजिए। ठीक है, तो हम वर्ण विच्छेद कैसे करते हैं? कमल को जब हम तोड़ते हैं तो क प्लस अ प्लस म प्लस अ प्लस ल प्लस आ। तो इस ये जो क्या है, इन्हें हम तोड़ सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? इन्हें हम कितने, इससे ज्यादा हम इसे तोड़ नहीं सकते। तो ये क्या हो जाएंगे? वर्ण हो जाएंगे। अगर आपसे पूछे ये तो हो गया वर्ण विच्छेद, पर अगर आपसे पूछे इसमें वर्णों की संख्या, तो वर्णों की संख्या कितनी हो जाएगी? 6। आप गिनो 3 और 3 6 हो जाएगी। पर वही आपसे पूछ ले कि इसमें ध्वनि कितनी होती है? कितनी ध्वनि कितनी होती है? तो याद रखना ध्वनि कितनी हो जाएगी? 3। कौन कौन सी? क म और ल। इसमें क्या है? मात्राओं को भी काउंट करा जाता है। किसमें? ध्वनि में। तो अगर आपसे पूछ ले वर्णों की संख्या कितनी है? 6, ध्वनि की संख्या कितनी हो जाएगी? 3 हो जाएगी। क्लियर है बात? इसके बाद अगला जो हमारा आता है वर्ण किसे कहते हैं? जिसमें तोड़ा ना जा सके या भाषा की सबसे छोटी इकाई किसे कहा जाता है? वर्ण को कहा जाता है। वहीं अगर हम बात करें तो क्या हो जाता है? अगला हो जाता है ध्वनि। इसके बाद अगला जो शब्द आता है उसे हम क्या कह देते हैं? अगला जो चीज आती है उसे हम कह देते हैं शब्द। शब्द किसे कहते हैं? मेन चीज बात की करते हैं शब्द क्या है। तो शब्द जो होता है वो हम क्या कह देते हैं? वर्णों के, क्या कहेंगे? वर्णों के सार्थक मेल को क्या कहा जाता है? वर्णों के सार्थक मेल। क्या कहा जाएगा? वर्णों के सार्थक मेल क्या कहा जाएगा? वर्ण। क्या कहते हैं? वर्ण। अब देखो वर्ण मैंने तुम्हारे सामने क्या लिखा? भाषा की सबसे छोटी इकाई। अब देखो मैंने तुम्हारे सामने एक क्या लिखा? जल, और एक क्या लिखा? लज। क्या लिखा?
लज। अब इनमें से तुम लोगों को पता है कि यहाँ पर जो क्या है, जल क्या है, शब्द है, पर लज क्या है, शब्द नहीं है। क्योंकि मैंने कहा जिसका कोई अर्थ निकले वो क्या हो जाएगा, शब्द। पर क्या इसका कोई अर्थ निकल रहा है, नहीं। तो ये क्या शब्द है, नहीं। क्योंकि अगर हम इसे तोड़े तो जल का अर्थ क्या निकलेगा, पानी, पर इसका अर्थ क्या कोई निकलेगा, नहीं। तो ये क्या है, शब्द नहीं। और आपको पता है कि जल का अगर हम काउंट करें तो क्या हो जाएगा, ज प्लस अ प्लस ला प्लस आ हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, सब वर्णों को मिलाया है, पर जिसका कोई अर्थ निकले उसी को तो कहेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, जल शब्द है पर लज क्या है, शब्द नहीं। तो ये चीज याद रखना। और अगला आपसे पूछा जाता है अर्थ के आधार पर। किसके आधार पर, अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर, किसके आधार पर, अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई। अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई किसे कहा जाता है, तो वो याद रखना, छोटी इकाई। तो वो किसे कहा जाएगा, तो याद रखना वो किसे कहा जाता है, तो वो याद रखना शब्द को कहा जाता है। तो हम जो बात कर रहे थे वो किसके बारे में बात कर रहे थे, शब्द के बारे में। तो शब्द क्या था, वर्णों के सार्थक मेल को क्या कहा जाता है, शब्द कहा जाता है। क्या कहा जाता है, शब्द कहा जाता है। क्लियर है बात। तो यहाँ पर अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या हो जाएगी, शब्द को कहते हैं। क्लियर है बात। इसके बाद मैंने बता दिया था शब्द कौन कौन सा था, अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई को। इसके बाद होता है आपका वाक्य। क्या हो जाएगा, वाक्य। वाक्य किसे कहते हैं, तो वाक्य याद रखना शब्दों के, अब क्या हो जाएगा, शब्दों के सार्थक मेल को क्या कहा जाता है, वाक्य कहा जाता है। क्या कहा जाता है, वाक्य कहा जाता है। शब्दों के सार्थक मेल को क्या कहा जाएगा, वाक्य कहा जाएगा। क्लियर की बात, सिंपल सी चीज है। शब्दों के सार्थक मेल को क्या कहा जाता है, वाक्य कहा जाता है। मैंने लिखा राम खाना खाता है। अगर मैं इसे उल्टा कर दूं, ये तो सीधी सीधी बात हो गई, ये तो हो गया हमारा वाक्य। पर इसे मैं उल्टा कर दूं, खाना राम खाता है, तो ये है तो ये भी, पर ये क्या है, एक तरीके से क्या है, त्रुटिपूर्ण है। इसमें क्या है, गलतियां है, पर शुद्ध क्या है, ये हो जाएगा। डिफरेंस समझ गए कि इसमें और इसमें। वाक्य किसे कहते हैं, तो वर्णों शब्दों के सार्थक मेल को क्या कहा देते हैं, वाक्य कह देते हैं। तो वाक्य ये वाला है जो सीधे क्रम में लिखा जाए और सही क्रम में लिखा जाए, जिसका कोई अर्थ नहीं, पर यह वाला वाक्य नहीं है। वाक्य ये भी है पर इसमें क्या है, त्रुटियां। तो इतनी बात याद रखना। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, नेक्स्ट पॉइंट आता है, वाक्य क्या होता है, भावार्थ के आधार पर। इसके भावार्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई, भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या हो जाएगा, सबसे छोटी इकाई किसे कहा जाता है, तो याद रखना वो किसे कहा जाएगा, वाक्य को कहा जाएगा। क्लियर दिमाग। भावार्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई। देखो वर्ण क्या होता है, जिन्हें तोड़ा ना जाके वो हो गए वर्ण, और सबसे लिखित रूप की सबसे छोटी इकाई है भाषा की सबसे छोटी इकाई, किसे कहा गया, वर्ण। इसके बाद मौखिक भाषा की सबसे छोटी इकाई किसे कहा जाता है, ध्वनि। बताया था कि ध्वनि क्या होता है। इसके बाद अगला आ जाता है शब्द। वर्णों के सार्थक मेल को क्या कहा जाता है, शब्द। और यही क्या होते हैं, अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। वहीं अगर मैं बात करूं वाक्य, शब्दों के सार्थक मेल को क्या कहा जाता है, वाक्य कहा जाता है। और भावार्थ के आधार पर क्या हो जाएगा, भाषा की सबसे छोटी इकाई को क्या कहा जाता है, वाक्य कहा जाता है। क्लियर की बात। इसके बाद अगला आता है, मैं सर्व कर रहा हूं, जिसे नोट करना है वो नोट कर लेना, ठीक है। इसके बाद देखो अभी हमने क्या पढ़ लिया, वर्ण को पढ़ लिया, वाक्य को पढ़ लिया और शब्द को पढ़ लिया। अब इसके बाद आता है वाक्यांश। वाक्यांश क्या होता है, तो वाक्य के अंश को, सिंपल सी बात, वाक्य के अंश को क्या कहा जाता है, वाक्यांश कहा जाता है। जैसे मैंने लिखा, अगर तुम पढ़ोगे, अगर तुम पढ़ोगे तो सफल हो जाओगे। क्या हो जाओगे, सफल हो जाओगे।
अब ये तो क्या हो गया, पूरा वाक्य हो गया, पर इसके किसी अंश को हम उठाइए, उसे क्या कह देते हैं, वाक्यांश कहते हैं। क्लियर है बात? तो उसे क्या कहा जाता है, वाक्यांश। वहीं अगर दूसरी जगह मैं देख लूं कि एक होता है पद। पद क्या होता है, तो पद याद रखना क्या होता है, पद किसे कहते हैं, शब्दों के, आपसे याद रखना वाक्य में प्रयोग होने वाले शब्दों को क्या कहा जाता है, पद कहा जाता है। पद किसे कहते हैं, वाक्यों में प्रयोग। जैसे ये अगर मैं लिखूं ये तो शब्द है, पर जब इसे वाक्य में प्रयोग कर दिया तो ये क्या हो जाएगा, पद हो जाएगा। इस तरह से हमने क्या कर ली, बेसिक चीजों पर बात करी। अब जो हम बात कर रहे हैं वो मेनली दोबारा से अपने टॉपिक पे लौट के आते हैं, और वो कौन सा हमारा टॉपिक है, वर्णमाला। वर्णमाला मैंने बताया कि हमें वर्ड को एक्सप्लेन करना था, शब्दों को एक्सप्लेन करना था, इसे करके हम आगे। तो वर्ण किसे कहते हैं, वर्णों के व्यवस्थित क्रम को क्या कहा जाता है, वर्णमाला। आप इसको देख रहे हैं, ये इसे हम क्या देते हैं, वर्णमाला। क्योंकि इसमें अगर हम किसी भी चीज को उल्टा सीधा लिख दे या इनके क्रम को क्या करते हैं, भंग कर दे, तो ये क्या वर्णमाला रह जाएगी, नहीं रह जाएगी। इसलिए क्या कहा जाता है, वर्णमाला। ठीक है, अब देखो, अब जो हम बात करते हैं वर्णमाला कितने में क्या क्या होता है, वर्णमाला के भेद या कहें तो वर्णों के भेद। तो एक क्या हो जाएगा, एक हो जाते हैं स्वर, और दूसरे क्या हो जाते हैं, व्यंजन। क्या हो जाएंगे, स्वर और व्यंजन। स्वर किसे कहते हैं और व्यंजन किसे कहते हैं, तो स्वर वे होते हैं जिनका उच्चारण क्या करा जाए, स्वतंत्र रूप से किया जाए या मूल रूप से क्या करा जाए, इनका उच्चारण किया जाता है, तो उन्हें क्या कह देते हैं, स्वर कह देते हैं। क्लियर? इसके बाद व्यंजन किसे कहते हैं, जिनका उच्चारण किसकी सहायता से किया जाए, स्वरों की सहायता से किया जाए, उन्हें हम क्या कह देते हैं, व्यंजन कहते हैं। क्लियर की बात? जिनका उच्चारण स्वरों की सहायता से किया जाए उन्हें हम क्या कह देते हैं, व्यंजन। स्वर जो स्वतंत्र रूप से उच्चारित किए जाए उन्हें स्वर, और जो क्या है किसी की सहायता से बोले जाए उन्हें हम क्या कह देते हैं, व्यंजन कहते हैं। क्लियर की बात? अब देखो, अगर हम सीधे टॉपिक पे आते हैं अपने, इनमें से अब जो हम बात करेंगे वो किसके बारे में बात करेंगे, स्वर के बारे में। अब देखो स्वर क्या होते हैं, तो मैंने तुम्हें बता दिया, डेफिनेशन पता चली कि जिनका उच्चारण क्या करा जाए, स्वतंत्र रूप से किया जाए, उन्हें हम क्या कह देते हैं, स्वर कहते हैं। क्लियर की बात? अगला आता है, अगला देखो यहां, अगला हम जो देखते हैं स्वर के, स्वर कितने होते हैं, ठीक है, तो स्वर कितने होते हैं, स्वरों की संख्या कितनी हो जाएगी, स्वरों की संख्या कितनी हो जाती है, टोटल हो जाती है 11। कितनी हो जाएगी, 11। जो आप यहां पर लिखे हुए देख लो, इन्हें हम क्या कह देते हैं, स्वर। पर याद रखना इसे हम स्वर नहीं कहते, इन्हें हम क्या देते हैं, अयोग। क्या कहा जाता है, अयोग। ठीक है, याद रखना इन्हें क्या कहा जाता है, अयोग। इससे ऊपर के आप जो देख रहे हैं वो बाकी का क्या हो जाएंगे, स्वर हो जाएंगे। जैसे अगर मैं कहूं आ ई उ और क्या हो जाएगा, री, ए ऐ ओ और औ। इन्हें क्या कहा जाता है, तो याद रखना इन्हें क्या कहते हैं, स्वर। क्लियर? स्वरों की संख्या क्या हो जाएगी, तो 11 हो जाएगी। वहीं अगर मैं बात करूं मूल भाषा में, क्या हो जाएगा, मूल भाषा में स्वरों की संख्या, मूल भाषा में स्वरों की संख्या, तो इन्हें हम क्या कह देते हैं, मूल भाषा का मतलब हो जाता है संस्कृत, और संस्कृत में स्वरों की संख्या कितनी थी, 13। 11 तो ये हो जाते हैं, और उसके बाद एक क्या हो जाता है, ऋ, और एक क्या हो जाएगा, ऋ। ये क्या हो जाएंगे आपके, इन्हें हम क्या देंगे, मूल भाषा के स्वर। तो यहां पर स्वरों की संख्या कितनी हो जाती है, टोटल हो जाएगी 13। क्लियर? इनमें से किसी को कोई दिक्कत? देखो अगला फिर आता है कि उच्चारण या मात्रा के आधार पर, जिसके उच्चारण या मात्रा के आधार पर स्वर, उच्चारण या मात्रा के आधार पर स्वर। तो सीधे सीधे आपसे पूछ लेगा तो इनमें स्वरों की संख्या कितनी हो जाएगी, तो याद रखना, तो यहां पर कितने हो जाएंगे, 10, क्योंकि आप सभी को पता है कि इसका कोई भी उच्चारण नहीं होता, सॉरी इसकी कोई भी मात्रा नहीं होती, इसलिए यहां पर क्या हो जाएगा, मात्रा या उच्चारण के आधार पर यहां पर स्वरों की संख्या कितनी हो जाएगी, 10। क्लियर? तो स्वरों की अगर मैं बात करूं तो स्वरों की संख्या कितनी हो जाएगी, 11। मूल भाषा में स्वरों की संख्या कितनी हो जाएगी, 13। और उच्चारण के आधार पर मैं बात करूं तो उच्चारण के आधार पर आप देखते हैं तो उच्चारण या मात्रा के आधार पर स्वरों की संख्या कितनी हो जाएगी, 10। वहीं अगर मैं बात करूं कि आपसे अगर अपभ्रंश में पूछ ले, अपभ्रंश में ये कभी कभार
किन्हीं एग्जाम में पूछा गया कुछ नहीं, पर बता देना मेरा काम। अपभ्रंश में स्वरों की संख्या, अपभ्रंश भाषा में स्वरों की संख्या कितनी है? तो याद करना, अपभ्रंश में स्वरों की संख्या कितनी हो जाती है? 8। ये भी आपको याद रखना। क्लियर? इसके बाद अब हम जो मेनली बात करेंगे वो स्वरों के प्रकार के बारे में बात करेंगे कि स्वर कितने प्रकार के होते हैं और किन किन आधार पर होते हैं। तो अब हम जो बात कर रहे हैं वो भेद के बारे में बात कर रहे हैं। भेद, स्वर के भेद। और स्वर के भेद के बारे में अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले हम ले लेते हैं किसके आधार पर? अगर हम बात करें मात्राओं के आधार पर। किसके आधार पर? मात्राओं के आधार पर। किसके आधार पर? मात्राओं के आधार पर। तो क्या हो जाएगा? पहला हो जाता है जिन्हें हम क्या कह देते हैं? पहला हो जाता है मूल स्वर। क्या हो जाएगा? मूल स्वर, लघु स्वर या एक मात्रिक स्वर। क्या कहा जाएगा? एक मात्रिक स्वर। तो ये सभी किसको कहा जाता है? मूल स्वर, लघु स्वर या एक मात्रिक स्वर। आप ये हमेशा याद रखेंगे। इसमें कितने हो जाएंगे? तो इनकी संख्या कितनी हो जाती है? 4। और ये कौन कौन से हैं? आ, ई, उ और री। इन्हें क्या कहा जाता है? मूल स्वर, लघु स्वर या एक मात्रिक स्वर। एक मात्रिक मतलब अगर आप इनको बनाएंगे तो इनमें क्या लगेगा? आपको एक मात्राओं का स्वर उच्चारण करने में कितना समय लगेगा? एक मात्राओं का समय लगेगा। इन्हें इसलिए क्या कहा जाता है? एक मात्रिक स्वर कहा जाता है। क्लियर? इसके बाद अगला क्या हो जाएगा? और यही क्वेश्चन पूछ लेता है कि मूल स्वरों की संख्या कितनी है। देखो, एक तो मैंने बताया मूल भाषा में स्वरों की संख्या, तो वो कितनी थी? मूल भाषा में स्वरों की संख्या थी 13। मूल भाषा का मतलब होता है संस्कृत, पर मूल स्वरों की संख्या कितनी हो जाएगी? 4। कभी बहुत बार पूछा गया है क्वेश्चन। ठीक है? इसके बाद अगला जो हो जाएगा वो हम जो बात करते हैं द्विमात्रिक गुरु, गुरु या दीर्घ या क्या कर देते हैं? इसे क्या देते हैं? द्विमात्रिक। क्या किसी क्या कह देंगे? द्विमात्रिक। द्विमात्रिक स्वर। अब द्विमात्रिक स्वर की अगर मैं बात करूं तो गुरु, इनमें इनकी संख्या कितनी हो जाती है? टोटल हो जाती है 7। अब जो बचे हुए रहेगा वो सभी 4 के अलावा जो बचे हुए रहेगा उन्हें क्या कह देंगे? तो याद रखना, उन्हें क्या देते हैं? गुरु या दीर्घ या द्विमात्रिक स्वर कह देते हैं। जैसे अब बचे हुए कौन से रह गए? आ, ई, उ, ए, आई, ओ और औ। ये क्या हो गए हमारे? तो याद रखना, इन्हें हम क्या कह देते हैं? तो ये क्या होगा? हमारे द्विमात्रिक, क्योंकि इनके उच्चारण में हमें कितनी मात्रा है वो समय लगेगा? 2 मात्रा। क्योंकि अगर आप इन्हें तोड़ोगे हर एक को तो एक में छोटा आ निकलेगा और जब छोटा मिलाया जाएगा तो हमेशा क्या बनेगा? बड़ा बनता है। तो ये एक इसकी मात्रा 1 और इसकी मात्रा 1, तो कितनी हो गई? 2 मात्रिक हो गई, नहीं होगी? इसी तरह से ई को जोड़ोगे तो 2 बार छोटी को मिलाया जाएगा तो क्या बनेगा? बड़ी। इसलिए इनको क्या कहा जाता है? द्विमात्रिक स्वर कहा जाता है। क्लियर की बात? इसके बाद आता है प्लुत स्वर। प्लुत स्वर कौन कौन से होते हैं? तो प्लुत स्वर की वैसे कोई संख्या डिफाइन नहीं है, जितने स्वर हैं उन्हीं को हम क्या कह सकते हैं? प्लुत स्वर। पर इनको कहीं कहीं पर क्या लिखा होता है? त्रिमात्रिक, जिनमें द्विमात्रिक की तुलना में क्या लगे? अधिक स्वर समय लगे, उन्हें क्या कह देते हैं? प्लुत स्वर। जैसे हम उच्चारण करते हैं ओम का, क्या हो जाएगा? ओम का जब उच्चारण करते हैं तो ओम आप एक बार में क्या लेते हैं? नहीं ना। तो इसमें क्या होता है कि तो इसमें क्या हो जाएगा? ओम। ओम की अगर हम बात करें तो यहां पर ओम का क्या हो जाएगा? क्योंकि हम ओम का उच्चारण लंबे समय तक करते हैं और लंबा समय लेते हैं, तो इसलिए क्या हो जाएगा? ओम। इसके बाद अगला अगर हम बात करें तो जैसे आपने गांव में सुना होगा भैया, गांव में कहते हैं भैया, और या लास्ट वाला किसका ही रहता है, होता है नहीं होता? तो वो किसकी वजह से होता है? इस वजह से होता है। तो ये क्या हो जाएगा? इन्हें क्या कहते हैं? प्लुत स्वर। तो कितना हो गया? मात्राओं के आधार पर स्वर के कितने वैल्यू जाएंगे? 3। एक हो जाएगा मूल स्वर, लघु स्वर और एक मात्रिक स्वर। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? गुरु। गुरु में अगर हम बात करें तो ये इस तरह से डिफाइन होता है।
इसके बाद अगर हम बात करें प्लुस स्वरों की संख्या कितनी, ये हो जाएगा ओम और दिया जैसे शब्द इसमें आ जाते हैं प्लुस स्वर, क्योंकि इनको क्या करा जा रहा है, बहुत लंबा खींचा जा रहा है। ठीक है, तो इसमें अगला क्या आ जाता है, कब एक टाइप तो ये हो गया, एक हो जाता है जीवा के आधार पर। किसके आधार पर, जीवा के आधार पर। क्योंकि अगर हम बात करें किसी भी व्यक्ति की जो जीव है वो कितने पार्ट्स में बांट सकते हैं, 3 पार्ट में। कितने भागों में बांट सकते हैं, 3 भागों में। तो 3 भागों में अगर बात करें तो जीव के आधार पर, किसके आधार पर, जीवा या जीव के आधार पर, जीव के आधार पर तो कितने भागों में बांट सकते हो, एक क्या हो जाएगा, पहला हो जाएगा अग्र, दूसरा क्या होगा मध्य, और तीसरा क्या हो जाएगा पश्च। क्योंकि अगर मैं मान लो ये क्या है, जीव है, तो जीव के इस आगे वाले भाग को क्या कहा जाएगा, अग्र, इसे क्या कहा जाएगा अग्र, इसे क्या कहा जाएगा मध्य, और इसके बाद अगला क्या हो जाता है पश्च। कितने हो जाएंगे, तो ये इसे कितने भागों में बांट सकते हैं, 3 भाग। अगर भाग में कौन कौन से आते हैं, ऐसे शब्द जो आगे की तरफ क्या हुए, झुके हुए। ठीक है, तो इनकी संख्या कितनी हो जाएगी, 4। कौन कौन से, ई, बड़ी ई, उ, और आपका ए और ए, ये क्या हो जाएंगे आपके अग्र स्वर। मध्य में कौन सा आ जाएगा, अ, कौन सा जाएंगे, अ। पश्चिम में अगर मैं बात करूं तो पश्चिम में हम देखते हैं कि पश्चिम में आपको कितने, जितने भी बचे हुए रहेंगे वो सभी किसमें आ जाएंगे, पश्चिम में आ जाएंगे। जैसे आप देख लो, इसके अलावा क्या रह गया, बड़ा, ठीक है, उ, ठीक है, ओ, और ये सभी किसमें आ जाएंगे आपके पश्चिम स्वर में। इनका उच्चारण किससे करा जाता है, जो जीभ का है वो पीछे भाग से किया जाता है। और कहें तो इनमें क्या हो जाएगा, सभी में 3 जिसमें बना हुआ हो, सिर्फ इसको छोड़कर, छोटे आपको याद रखना है, बाकी सब क्या हो जाएंगे आपके किसमें आ जाएंगे, पश्चिम में। आप देखेंगे ये क्या होता है, इनका स्टैंड नहीं मिलेगा, तो इन्हें क्या बोलते हैं, जो आगे की तरफ झुक जाए उन्हें क्या कह देंगे, अग्र स्वर। मध्य स्वर में क्या हो जाएगा, सिर्फ छोटा, और पश्चिम में क्या हो जाएगा, बाकी जो बचे हुए रह गए उन्हें क्या कह देंगे, इसमें इंक्लूड कर। क्लियर। इसके बाद अगला जो टाइप आता है वो क्या आ जाएगा, ये तो हो गया। अब हमने किसके आधार पर देख लिया, एक देख लिया मात्रा के आधार पर, जीव के आधार पर, और अब आएगा ओष्ठाकृति के आधार पर। ओष्ठाकृति के आधार, किसके आधार पर, ओष्ठाकृति के आधार पर। मतलब ओष्ठाकृति के आधार की अगर मैं बात करूं तो जैसे हमारे ओठ हो जाए उसके आधार की जब हम बात करते हैं तो उन्हें क्या कह देते हैं, ओष्ठाकृति कह देते हैं। तो ओष्ठाकृति में अगर हम बात करें तो 2 प्रकार से आप देखेंगे। एक तो हमारा क्या हो जाएगा, जैसे मैं जब बोलूंगा उ, ओ, औ, तो इसमें बोलते समय हमारा मुंह क्या हो रहा है, गोल। वही अगर मैं बात करूं और जैसे आ, और आ, ई, तो इसमें क्या मुंह गोल हो रहा है, नहीं, तो इसलिए क्या हो जाएंगे, अव्रतमुखी। क्या हो जाएंगे, एक हो जाएगा व्रतमुखी, और क्या हो जाएंगे, अगला क्या हो जाएगा, अव्रतमुखी। क्या हो जाएगा, अव्रतमुखी। क्लियर थी बात। देखो व्रतमुखी में कौन कौन से आते हैं, उ, ओ और औ। इसके बाद अगला अगर आपसे पूछा जाए अव्रतमुखी में, अव्रतमुखी में अगर हम बात करें तो बचे हुए जितने रहेंगे वो सभी किसमें आ जाएंगे, अव्रतमुखी। जैसे अ, आ, ई, ए, आए, ठीक है, ठीक है, ये सभी आपके किसमें आ जाएंगे, अव्रतमुखी। तो व्रतमुखी जिनको बोलते समय हमारा मुंह क्या हो जाए, गोल हो जाए, उन्हें क्या कह देते हैं, व्रतमुखी। और जिनको बोलते समय हमारे मुंह पर कोई भी इफेक्ट ना पड़े उन्हें हम क्या कह देते हैं, अव्रतमुखी कह देते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, ओष्ठाकृति के आधार। इसके बाद अगला क्या हो जाएगा, अगला अगर मैं बात करूं तो अगला किसके आधार पर हम बात करते हैं, तो हम क्या कह देंगे, मुख की आकृति के आधार पर। किसके आधार पर, मुखाकृति के आधार पर, मुखाकृति के आधार पर। अब देखो आधार पर, अब इसमें किसको बात करते हैं, एक होते हैं समृद्ध, कौन से हो जाते हैं, एक हो जाते हैं समृद्ध स्वर। कौन से हो जाते हैं, समृद्ध स्वर, समृद्ध स्वर, जिनको बोलने में याद रखना है कि डेफिनेशन भी पूछी जाती है। समृद्ध स्वर कौन से होते हैं,
जिनको बोलने में हमारा मुंह क्या हो, कम खुलता हो, उन्हें क्या कहा जाता है, समृद्ध स्वर कहा जाता है। जिनको बोलने में हमारा मुंह क्या होता हो, कम खुलता हो, उन्हें क्या कहा जाता है, समृद्ध स्वर कहा जाता है। और इसमें कौन कौन से आते हैं, ई, ऊ और याद रखना इसकी डेफिनेशन, जिनको बोलने में हमारे मुंह से क्या निकले, हमारे मुंह से कम ऊर्जा निकले, या अगर हम कहें जिनको बोलते समय हमारा मुंह क्या हो, कम खुले, उन्हें क्या कहे जाते हैं, समृद्ध। उसके बाद आता है अर्ध समृद्ध। क्या हो जाएगा, अर्ध समृद्ध। अर्ध समृद्ध में क्या होता है, जिनको बोलने में किसकी तुलना में, समृद्ध स्वरों की तुलना में क्या हो, अधिक मुंह खुले, उन्हें क्या कह देते हैं, अर्ध समृद्ध कह देते हैं। इसमें कौन कौन सा आता है, ए और ये किस में आते हैं, अर्ध समृद्ध में आते हैं। और उसके बाद अगला आ जाता है आपका समृद्ध, अर्ध समृद्ध, और उसके बाद में आता है विवृत। कौन सा जाएगा, विवृत, और फिर क्या हो जाएगा, अर्ध विवृत। क्या हो जाएगा, अर्ध विवृत। ठीक है, विवृत क्या होते हैं, जिनको बोलते समय हमारा क्या हो, मुंह बहुत अधिक खुले, उन्हें क्या कह देते हैं हम, विवृत कह देते हैं। और इसका मेनली क्या हो जाएगा, आ। इसमें सिर्फ और सिर्फ कितना आता है, आ आता है। और अर्ध विवृत में जो अब जो बचे हुए रहेगा वो सभी किस में आ जाएंगे, अर्ध विवृत में आ जाते हैं। पहला कौन सा हो जाएगा, आ, ए, और क्या रह गया, ये क्या आ जाएंगे, किस में आ जाते हैं, इसमें आ जाते हैं। ठीक है, ये क्या हो गया, जिसको देखो समृद्ध किसे कहते हैं, जिनको बोलने में हमारा मुंह क्या हो, कम खुलता हो, उन्हें क्या कह देते हैं, समृद्ध। ठीक है, और अर्ध समृद्ध में क्या हो जाएगा, जिनको किसकी तुलना में अधिक समय लगता है, समृद्ध की तुलना में अधिक मुंह खुलता है, उसे क्या कह देते हैं, अर्ध समृद्ध। विवृत जिसमें सर्वाधिक क्या होता है, मुंह खुलता है। और इसके बाद अर्ध विवृत में क्या हो जाता है, इसकी तुलना में क्या होता है, मुंह कम खुलता है। ठीक है, इसके बाद अगला क्या हो जाता है, और अगला यहां पर हम बात करते हैं, ये इसमें आता है आगत स्वर। इसे भी क्या कहा जाता है, ये किसमें काउंट करा जाता है, इसमें काउंट करा जाता है। ठीक है, याद, ये किसमें आ जाता है, अर्ध विवृत में आता है। और ये क्या है, आगत स्वर। आगत स्वर क्या होते हैं, अभी यहीं पर बताता हूं। एक होते हैं आगत स्वर। आगत स्वर वे होते हैं जो किससे लिए जाए, अंग्रेजी भाषा से लिए जाए। किससे लिए जाए, अंग्रेजी भाषा से लिए जाते हैं, उन्हें क्या कह देते हैं, आगत स्वर कहते हैं। अब देखो आगत स्वर में अगर हम बात करें, जैसे आपने लिखते हैं डॉक्टर, तो डॉक्टर को शॉर्ट में ऐसे लिखते नहीं लिखते हैं, तो यहां पर आप जो ये इसको प्रयोग करते थे, तो ये क्या हो जाएगा आपका आगत स्वर। ये मुख्यतः किस भाषा से लिए जाते हैं, अंग्रेजी भाषा से लिए जाते हैं। क्लियर है बात, इन्हें क्या कहते हैं, आगत स्वर। तो ये क्या हो जाएंगे, मुखाकृति के आधार पर हो जाते हैं। अगला क्या हो जाते हैं, जाति के आधार पर। अगला क्या टाइप हो जाएगा, जाति के आधार पर हम बात करते हैं। अब जाति के आधार पर कौन कौन से होते हैं, तो जाति के आधार पर मेनली हम क्या करते हैं, दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक क्या हो जाते हैं, सजातीय, और एक क्या हो जाएगा, विजातीय। क्या हो जाएगा, सजातीय और विजातीय। सजातीय कौन से हो जाते हैं, जिनको क्या है, हम जो डिफाइन करते हैं, इनको आपको एक जाति मान लो, ई को दूसरी जाति मान लो, और उसको क्या मान लो, एक जाति। जब इनको क्या करा जाए, आपस में जोड़ा जाए, तो इन्हें क्या कहा जाता है, सजातीय। जैसे सजातीय में क्या हो जाएगा, अ, आ, ई, उ, और इन्हीं को क्या कहा जाता है, संयुक्त स्वर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, संयुक्त स्वर। ये भी पूछा गया है कि संयुक्त स्वरों की संख्या कितनी होती है, तो 4 होती है। इन्हीं को क्या कहा जाता है, इन्हें क्या कहा, ये क्या होगा, सजातीय। जो क्या है, अपने परिवार से मिलकर बने, उन्हें क्या कहा जाता है, सजातीय। जो किसी दूसरे से मिलकर बनते हैं, उन्हें क्या कह देते हैं, विजातीय या संयुक्त स्वर। जैसे ए, आई, ओ और औ। तो इसकी बात करें, ए का जो मेल होता है वो आ या छोटा आ या बड़ा, इन दोनों में क्या हो जाए, ई, और ई के मेल से हमेशा क्या बनेगा, ए बनेगा। और इसकी जरूरत हमें किस में पड़ेगी, संधि में पड़ेगी। तो इन्हें संधि स्वर भी कहते हैं। ठीक है, मेरी यहां पर इन दोनों को जब मिलाएंगे तो आ के साथ जब ई मिलाएंगे तो हमेशा क्या बनेगा, ए बनेगा। वहीं अगर मैं बात करूं, जब अ
छोटा या बड़ा के साथ जब भी क्या मिलाया जाए, ए मिलाया जाए, तो हमेशा क्या बनेगा, एन। क्या बनेगा, एन। और ओ की बात करें तो आ या आ के साथ क्या मिलाया जाए, उ या उ मिलाया जाए, तो हमेशा क्या बनेगा, ओ बनता है। क्लियर की बात। इसके बाद अगला क्या हो जाता है, अगला अगर हम बात करें तो जब आ या आ के साथ क्या मिलाया जाए, ओ मिलाया जाए, तो क्या बनता है, औ बनता है। क्या बनेगा, औ बनता है। क्लियर। तो इन्हें क्या कह देते हैं हम, विजातीय स्वर कह देते हैं। क्लियर की बात। ये क्या हो जाएंगे, सजातीय। जो अपने परिवार से मिलकर बने उन्हें हम क्या कह देते हैं, सजातीय। जो दूसरे से मिलकर बनते हैं उन्हें क्या कह देते हैं, विजातीय। ए, आई, ओ और औ, इन्हें क्या कहा जाता है, विजातीय या संयुक्त स्वर। बहुत पूछा जाता है कि संयुक्त स्वरों की संख्या कितनी होती है, 4। अभी मैं बताऊंगा कि संयुक्त स्वर और संयुक्त व्यंजन क्या होते हैं, और अगर मैं बात करूं संयुक्ताक्षरों को छोड़कर कुल वर्णों की संख्या कितनी होती है, तो वो सब चीजों के बारे में हम बात करेंगे। क्लियर की बात। इसके बाद ये तो हो गए हमारे स्वर के, हमने क्या देखे हैं, टाइप देखे हैं। इसके बाद अगला क्या हो जाएगा, अगला जो हम बात करते हैं, अब ये तो हो गया हमारा स्वर। अब क्या किसके बारे में बात करेंगे, आपको ये दोनों दिख रहे हैं, अयोगवाद। ठीक है। अयोगवाद किसे कहते हैं, जिनका क्या ना करा जा सके, अयोगवाद। अयोगवाद की संख्या क्या होती है, कितनी हो जाती है, तो याद रखना 2, अंग और आह। इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं अनुस्वर। क्या कहा जाता है, अनुस्वर। ठीक है। और इसे क्या कहते हैं, विसर्ग। इन किसे कहते हैं, इन्हें कहते हैं विसर्ग। ठीक है। ये आपसे पूछा जाता है कि अंग क्या है और आह क्या होता है, और अयोगवाद की संख्या कितनी हो जाती है, तो याद रखना 2 हो जाती है। तो ये डायरेक्टली आपसे क्या करे जाते हैं, पूछे जाते हैं। क्लियर। तो आज इतने ही रखते हैं, फिर हम जो बात करेंगे वो नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे, और वो उसका जो टॉपिक होगा वो होगा व्यंजन। व्यंजन क्या होते हैं, और व्यंजनों में भी हम देखेंगे कि कौन से वर्गीय व्यंजन कौन से हैं, संघर्षी व्यंजन कौन से हैं, ऊष्मीय व्यंजन कौन से हैं, अंतस्थ व्यंजन कौन से हैं, ऊष्म संघर्षी व्यंजन कौन से हैं, और अगर हम बात करें स्पर्श संघर्षी व्यंजन कौन से हैं, नुक्ता चिन्ह कौन कौन से हैं। साथ ही साथ अगर हम बात करें नुक्ता चिन्ह के बाद आप देख सकते हैं कि अनुनासिक कौन से होते हैं, पंचमाक्षर किसे कहते हैं, ताड़नजार किसे कहते हैं। तो ये सभी हमारे किसमें आते हैं, व्यंजन में, और व्यंजनों के बारे में भी हम नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। तो आज इतने रखते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में। ठीक।